नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं लर्न 3D मैक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 2 करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 3D मैक्स में एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं, उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में बताऊंगा एक एडिशनल ऑप्शन जो कि 3D मैक्स में आपकी हमेशा हेल्प करेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओपन करते हैं 3D Max 2014 और इसके अंदर चलते हैं। अब हम क्रिएट में जियोमेट्री के अंदर एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसका लिंक आपको आई आइकन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेसन 2 के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा आता है हेड्रा। इसको टॉप से क्रिएट करते हैं, देन प्रीव्यू देखते हैं। इसके लिए आपको कोई और सेकंड क्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वन टाइम के अंदर आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक पैरामीटर में फैमिली ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हेड्रा के सभी रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टेट्रा। ये जो शेप है इसे हम टेट्रा शेप कहते हैं, जो कि पिरामिड के मिरर की तरह शो करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्यूब ओक्टा का, जो कुछ इस टाइप का शो करेगा। देन नेक्स्ट आता है डोडेक इकोस का, जो थोड़ा सा और स्पेरिफाई हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर सेगमेंट और इंक्रीज हो जाएंगे। देन इसके बाद स्टार 1 कुछ इस टाइप का। देन नेक्स्ट स्टार 2 कुछ इस टाइप का। सो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मॉडिफिकेशन के जरिए आप इसमें और भी चेंजेस कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे P और Q पैरामीटर शो कर रहे हैं, जिसको इंक्रीज करके आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे ही Q पैरामीटर इनकी डेप्थ के लिए, तो अब ये एक न्यू शेप बन चुकी है। तो ऐसे ही आप सभी ऑब्जेक्ट के अंदर इन पैरामीटर्स को चेंज करके देख सकते हो कि और कौन कौन से आपको नए ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन इसके अलावा आता है नीचे स्केल ऑप्शन, एक्सेस स्केलिंग, जिसके अंदर P ऑप्शन को आप इनसाइड या आउटसाइड स्केल कर सकते हो। देन इसके अलावा Q ऑप्शन भी है, इसमें भी सेगमेंट आ जाएंगे और इसकी भी स्केलिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ऐसे ही R इन फेसेस में भी आप अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे कस्टमाइज ऑप्शन है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन रीसेट कर दिया इसको। नीचे जाएंगे, इसके अंदर वर्टेक्स आ रहे हैं। वर्टेक्स में अभी बेसिक क्लिक करा हुआ है। नेक्स्ट सेंटर पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सेंटर एंड साइड्स। सो इसके अंदर कोई चेंजेस अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पैरामीटर को चेंज करके मैं देख लेता हूँ कि हो सकता है कि ये वर्टेक्स इनके साथ वर्क करे। ये मैंने अमाउंट बढ़ा दी है। देन इसके बाद बेसिक, सेंटर और सेंटर एंड साइड्स दोनों पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एडिशनली हमें सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सेंटर और साइड्स क्लिक कर देंगे, अगर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेगमेंट्स थोड़े लेस हैं। देन इसके बाद बेसिक पे ये सेंटर की तरह ही सिमिलर शो कर रहा है। देन इसके बाद आ जाती है रेडियस, जिसके थ्रू हम हेड्रा का साइज सेट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर, जिसका नाम है टॉरस नॉट। टॉप से इसको क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट इसके अंदर पहली रेडियस हमारी क्रिएट हो रही है और उसके बाद क्लिक रिलीज करने के बाद सेकंड रेडियस क्रिएट होएगी, जो इस नॉट की डेप्थ को दिखाएगी। तो प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है सर्कल। सर्कल तो सेम टॉरस की तरह है, तो इसे नॉट पे ही क्लिक करके देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इसके अंदर रेडियस है, जो कि टॉरस के इस डिजाइन में गैपिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। इसके बाद आते हैं सेगमेंट, जो कि दूसरे टॉरस की तरह इसमें भी डिटेलिंग देने में हेल्प करेंगे। तो ये एक तरह से 3D इंफिनिटी डिजाइन की तरह है। नेक्स्ट आता है इसमें P ऑप्शन। P ऑप्शन की एक अमाउंट इंक्रीज करने पर आप देख पा रहे हो कि इनके जो दोनों के एंकर पॉइंट हैं वो थोड़े से डिटैच हो चुके हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर सही अमाउंट में रखना पड़ेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट अपनी सही कंडीशन पे वर्क कर सके। इसके पैरामीटर को मैंने कम कर दिया या एक्सटेंड कर दिया। 3x3 में ये प्रॉपर एक रिंग बना रहे। 3x4 देख लेते हैं। 3x4 में भी एक लूपिंग डिजाइन है। 3x5 और 3x6। 3x6 में कुछ इस टाइप की शेप शो कर रही है। अब बताता हूँ इसके कंट्रोल का एक और खास ऑप्शन,
जैसे कि अभी मैं व्यू क्यूब के जरिए अपने इस व्यू को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से भटक रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपके माउस में एक मिडल में स्क्रॉल आता है, वो स्क्रॉल एक मिडल बटन भी होता है। अगर आप ऑल्ट के साथ मिडल बटन को प्रेस करोगे तो आप व्यू को रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के सेंटर में। अब इसके कंट्रोल को थोड़ा और चेंज करके देखते हैं, इसको 6 की जगह कर देते हैं 12 में कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसे ग्रेड में हटा देता हूं और रियलिस्टिक मोड की जगह शेडेड मोड रख देता हूं ताकि आप कंप्लीटली इस ऑब्जेक्ट को देख सके। तो कुछ इस टाइप का इनफिनाइट डिजाइन ये क्रिएट कर रहा है। तो इसमें मोस्टली ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके नंबर्स हैं वो कभी भी पॉइंट में ना जाए, क्योंकि जैसे मैं अगर 11.5 कर देता हूं तो आप देखोगे कि इसका जो सेंटर पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो आपको कहीं ना कहीं डिटैच दिखाई देंगे, यानी कि वो स्टार्टिंग नोड एंडिंग नोड से अटैच नहीं हो रहा। और अगर आप चाहते हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से अटैच हो तो उसके लिए आपको नंबर पॉइंट में नहीं बल्कि एक्यूरेट रखने पड़ेंगे। जैसे मैं 10/3 रख लेता हूँ। सो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जो हमारे नोड है वो बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, कहीं पे पता नहीं चल रहा है कि कोई जॉइंट था भी या नहीं। तो आप पे डिपेंड करता है, मशीनरी डिजाइन के लिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा यूजफुल है। तो इन पैरामीटर्स को अब ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जिसमें आता है रेडियस। फर्स्ट रेडियस तो टॉप पे थी, ये सेकंड रेडियस है इन लाइंस की मोटाई के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है साइड्स। साइड्स इंक्रीज करने पर इनकी जो रेडियस है उसमें डिटेलिंग आ जाएगी। थोड़े से मैं इनके सेगमेंट्स को भी इंक्रीज कर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट अब डिटेलिंग में। इकॉन्ट्रिसिटी को चेंज करके देखते हैं, कुछ इस टाइप की शेप ये क्रिएट कर रहा है, यानी कि जो हमारी सिलेंड्रिकल शेप थी ये उसे थोड़ा सा स्क्यू कर रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसे किस डायरेक्शन में स्क्यू करना है, और इसके बाद इसके एंगल को आप ट्विस्ट के जरिए चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी ट्विस्ट मैं इसका 0 ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं टर्म्स पर। लम्स के अंदर चेंजेस करके देखते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस अभी विजिबल नहीं हो रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लंप हाइट। ओके, तो ये काम होता है लंप का। देन इसके बाद लंप ऑफसेट, यानी कि इसके थ्रू आप लंप्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो ये तो कुछ डीएनए टाइप का हो गया, जैसे बॉडी के सेल्स क्रिएट हो रहे हो। तो इस टाइप की भी कुछ शेप बनाने के लिए आप इस मॉडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए जो इसका डिजाइन है वो ज्यादा मैं टफ नहीं रखता हूँ, इसे मैं 2 दे देता हूँ। कुछ इस टाइप की शेप बन रही है। इसके जो लम्प्स का काउंट है वो कम कर देता हूँ, मैं इसे 10 तक रखूंगा। तो अब ये काफी अच्छा डिजाइन क्रिएट कर रहा है इसके अंदर। देन इसके अंदर जो हाइट थी लम्प्स की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड्स स्मूथ करने के लिए या फिर ऑल ओवर पूरा ऑब्जेक्ट स्मूथ करने के लिए, या पूरा ऑब्जेक्ट आपको हार्ड शेप्स में चाहिए तो इसके लिए नन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइड एजेस बिल्कुल हार्ड शो करेंगे। तो फिलहाल इसे स्मूथ रहने देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है ऑफसेट ऑप्शन U और V के लिए, जिसमें अमाउंट को इंक्रीज करके मैंने यहाँ पे टाइलिंग करने की कोशिश करी है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है मैपिंग कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि जब हम इसके अंदर टेक्सचर डालेंगे ये तब वर्क करेगा। तो फिलहाल अभी ये ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसके अंदर काफी सारे हमें ऑप्शन देखने को मिल गए हैं, हम इसे कर देते हैं डिलीट। और अब क्रिएट करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट जिसका नाम है चैम्फर बॉक्स। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है ये हमारे 3D Max के लिए, क्योंकि ये देखने में तो बॉक्स की तरह लगता है लेकिन इसमें थर्ड क्लिक के बाद चैम्फर शेप क्रिएट होती है। तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन तो बॉक्स की तरह मिलेंगे, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट। इसके अलावा मिलेगा फिलेट ऑप्शन जो कि इसके कॉर्नर को राउंड करने में हेल्प करता है। तो ये राउंडनेस या शार्पनेस आपने कितनी देनी है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा लेंथ, विड्थ, हाइट सेगमेंट तो आपको बॉक्स में भी दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर फिलेट सेगमेंट शो करता है जो कि डिटेलिंग को और इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई और हाई डिटेल ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसके कॉर्नर आपको ज्यादा स्मूथ चाहिए या ज्यादा राउंड चाहिए, तो उसके लिए आपको फिलेट में भी सेगमेंट इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो फिलेट में सेगमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा स्मूथ ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसको आप ऑन ऑफ करके अपने अकॉर्डिंग प्रीव्यू देख सकते हो। तो चैम्फर बॉक्स का सिर्फ इतना ही व्यू था। इसके बाद चलते हैं चैम्फर सिलेंडर में। सबसे पहले बेस क्रिएट होएगा और उसके बाद जाएगी हाइट जाने के बाद इसमें तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इसके कॉर्नर्स को राउंड करने का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें लेफ्ट और राइट मूव करने पर चैम्फर की अमाउंट कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग सेट हो रही है। तो कई बार क्या है कि स्टार्टिंग में आपको चैम्फर करने में डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको चैम्फर में
अमाउंट सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंदर सिलेंडर की तरह आपको रेडियस और हाइट देखने को मिलेगी और थर्ड अमाउंट आपको मिलेगी फिलेट की। फिलेट में बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट है वो आपको 1 शो करेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा राउंडेड इसको दिखाना चाहते हो तो इसमें आप सेगमेंट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जितनी आप बेटर डिटेलिंग देना चाहते हो। तो जैसे कि डिसेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, चैम्फर सिलेंडर कुछ इस टाइप का शो करेगा। और अगर मैं इसमें फिलेट के अमाउंट को काफी इंक्रीज कर दूं तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा शो करेगा, कुछ इस टाइप का स्पेयर। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर दूं तो ये कुछ कैप्सूल टाइप का भी शो करेगा, लेकिन इसको कैप्सूल कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैप्सूल ऑब्जेक्ट अलग से हमारे पास अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में जिसका नाम है ऑयल टैंक। इसमें सबसे पहले बेस क्रिएट होएगा और यही बेस बाद में चल के हाइट क्रिएट करेगा। हाइट क्रिएट होने के बाद इसमें आ जाता है ये राउंड ऑप्शन। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कैप्सूल टाइप की, तो यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट शो करता है। इसके अंदर भी आप रेडियस को कंट्रोल कर सकते हो, देन हाइट को कंट्रोल कर सकते हो और तीसरा इसमें कैप हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। और सेगमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद आप देखोगे कि ये सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट शो करेगा जैसा अभी चैम्फर सिलेंडर था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसके रेडियस को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं और इसे एक ऑयल टैंक या वाटर टैंक की तरह दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे कैप हाइट को मैनेज करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो कई सारी फैक्ट्रीज के अंदर या कई सारे पेट्रोल पंप्स के अंदर इस टाइप के कैन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप इजीली ये शेप क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर, कैप्सूल। इसमें सबसे पहले स्पेयर क्रिएट होती है और उसके बाद क्रिएट होती है हाइट। तो बिना किसी मेहनत के, जैसे प्रीवियस मैंने 2 ऑब्जेक्ट के अंदर कैप्सूल बनाने की कोशिश करी थी, यहाँ पे ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अब इसके अंदर भी आपको रेडियस और हाइट के अलावा ओवरऑल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है सेंटर। सेंटर पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये ओवरऑल हाइट को 2 गुना कर देगा। देन इसके बाद इसके अंदर भी साइड्स हैं और हाइट सेगमेंट है। तो अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तभी हम हाइट सेगमेंट देंगे, वरना अगर कैप्सूल बनाना हो तो उसके लिए इतने सेगमेंट काफी है। इसके अलावा इसमें स्लाइस ऑप्शन है। स्लाइस ऑप्शन के थ्रू आप वही सारी सेटिंग्स कर पाओगे जो कि हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर देखी थी। तो ऑल्ट और मिडल बटन से अपने व्यू को हम कंप्लीटली देख पा रहे हैं, देन कर देते हैं इसे डिलीट। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जिसका नाम है स्पिंडल और क्रिएट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले बेस क्रिएट हुआ, फिर हाइट और फिर उसके बाद एक कॉन शेप। तो इसका अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊं तो ये कॉन और सिलेंडर का मिला जुला ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपको रेडियस और हाइट मिलेगी, लेकिन कैप ऑप्शन में आप इनकी कॉन शेप को मैनेज कर सकते हो। देन इसमें भी सेंटर ऑप्शन है जिसके थ्रू आप हाइट को मैनेज कर पाओगे। ओवरऑल पे रख लेते हैं। देन इसके बाद ब्लेंड। ब्लेंड से बेनिफिट ये है कि अगर कोई लट्टू टाइप की शेप बनानी हो और इनके जो शार्प कॉर्नर है अगर उसको आपको स्मूथ रखना है तो यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा और इसके अंदर भी कैप सेगमेंट शो करेंगे, देन हाइट सेगमेंट शो करेंगे और इसके अंदर भी आप स्लाइस ऑन करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसी शेप बनाना चाहो बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। इसके बाद आते हैं एल एक्सेट पर। सो एल एक्सेट के लिए मैं सभी व्यू का इस्तेमाल करने वाला हूँ। टॉप पर सबसे पहले ये एल शेप में क्रिएट करूंगा और क्लिक रिलीज करने के बाद क्रिएट होएगी हाइट और फिर दोबारा क्लिक प्रेस करने के बाद क्रिएट होएगी डेप्थ। तो इसके अंदर जैसे कि क्रिएट करते टाइम हमें 3 ऑप्शंस मिले हैं, तो वो 3 सेटिंग्स ही हमें इस एल एक्सेट को बनाने में हेल्प करती है। जैसे फर्स्ट इसके अंदर आता है साइड लेंथ और फिर आता है फ्रंट लेंथ, इसके बाद आती है साइड विड्थ और फ्रंट विड्थ, देन हाइट और साइड सेगमेंट, देन फ्रंट सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट। तो ज्योमेट्रिकली अगर कोई काउंटर क्रिएट करना हो या बिल्डिंग में अगर कोई इस टाइप के एंगल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें विदाउट एडिटेबल पॉली ये डायरेक्शंस भी क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो करते हैं अब इसे डिलीट और इसके बाद चले जाते हैं गेन जोन में। क्रिएट करते हैं टॉप से सबसे पहले बेस और उसके बाद चले जाते हैं हाइट में और इसमें भी हाइट क्रिएट होने के बाद एक
और फेस एरिया क्रिएट होएगा, कुछ इस टाइप का। तो इसे कहने को सिलेंडर कह सकते हैं, लेकिन इसके साइड्स जो है वो काफी लिमिटेड होते हैं। मिनिमम आप इसे 3 रख सकते हो, उससे कम साइड्स इसमें नहीं बनेंगे। लेकिन सिलेंडर में और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको 2 टाइप की साइड्स मिल जाती है। एक साइड्स जो इक्वली चल रही है और दूसरी साइड जिसमें आपको फिलेट ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इसके फिलेट को आप मैनेज कर सकते हो, कॉर्नर को कितना शार्प और कितना स्मूथ रखना है। इसके अलावा फिलेट में आपको सेगमेंट्स भी मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे चाहे वैसे स्मूथ या शार्प दिखा सकते हो। तो कुछ इस टाइप का ये शेप आपका शो करेगा। तो विदाउट एडिटेबल पॉली इसको बनाना काफी आसान है अगर आप गेंजोन का इस्तेमाल करते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जिसका नाम है सी एक्सेट। ये सेम एल एक्सेट की तरह ही होता है, बस सी टाइप में ये शो करेगा। सबसे पहले बेस क्रिएट होएगा, देन फिर हाइट और उसके बाद इसकी डेप्थ। तो एल एक्सेट के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे थे, लेंथ और विड्थ के। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, बैक, साइड और फ्रंट के। सो इसके अंदर बैक की लेंथ, साइड की लेंथ और फ्रंट की लेंथ को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा बैक विड्थ, साइड विड्थ और फ्रंट विड्थ को आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा ओवरऑल हाइट कितनी रखनी है ये भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देन इसके बाद बैक सेगमेंट आते हैं, साइड सेगमेंट आते हैं और फ्रंट सेगमेंट आते हैं, विड्थ सेगमेंट एंड हाइट सेगमेंट। तो ये भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको कस्टम करने के जितने यूजफुल ऑप्शंस होने चाहिए सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है। देन डिलीट और चलते हैं न्यू ऑब्जेक्ट पर। इसका नाम है रिंग वेव। टॉप से इसको क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद मूव कर देते हैं अंदर को। तो ये रिंग वेव आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता जेलीफिश की तरह भी लगेगा, और मोस्टली ये जो ऑब्जेक्ट है ये जेलीफिश की तरह ही वर्क करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टापू बना दिया है और उसके समुद्र किनारे पर आप वेव एनिमेट होते हुए दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वेव है ये ऑटोमेटिकली एक एनिमेटेड ऑप्शन क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आप रेडियस देख पा रहे हो, ये कॉमन ऑप्शन है। दूसरा इसके अंदर आता है रेडियल सेगमेंट। इसको आप इंक्रीज कर सकते हो ताकि इनमें और भी वेरिएशंस क्रिएट कर सको। इसे बाकी व्यूज के अंदर भी दिखाता हूं मैं। ये है सेगमेंट्स। इसके बाद चले जाते हैं रिंग विड्थ पर कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी वेव्स आप इसमें शो करना चाहते हो। देन इसके बाद आ जाती है हाइट। बाय डिफॉल्ट जो इसकी हाइट है वो 0 रहती है, लेकिन हम इसे जितना इंक्रीज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इसे 0 की जगह यहाँ पर मैं 1 रख लेता हूँ ताकि होने वाले चेंजेस आपको क्लियरली दिख जाए। इसके बाद चले जाते हैं हाइट सेगमेंट में। तो कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट शो करेगा। नो ग्रोथ इसके अंदर दिया हुआ है, ग्रोथ एंड स्टे इसके अंदर शो कर रहा है। अब जरा नीचे इस प्ले बटन पे क्लिक करके देखते हैं। कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। नो ग्रोथ पर अगर हम क्लिक करते हैं और प्ले करके देखते हैं, कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन जाएगा आपका। देन इसके अलावा अगर हम सर्कल ग्रोथ को शो करते हैं और प्ले करते हैं, तो पूरा का पूरा एनिमेशन जो है वो सिर्फ सर्कल पर आ रहा है। तो इसे नो ग्रोथ पे क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा जो एनिमेशन है उसकी ग्रोथ लिमिट कितनी है वो यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर ग्रो है वो मैं 0 से 100 तक के की फ्रेम का एनिमेशन रखना चाहता हूँ तो वो मैं सेट कर सकता हूँ, या मैं ग्रोथ होते टाइम सिर्फ 20 फ्रेम का टाइम इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसमें कम करके देख सकता हूँ। इसके अलावा एनिमेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो टाइमिंग है वो कितनी होनी चाहिए वो टाइमिंग यहाँ पे हम दे सकते हैं। और नीचे चलते हैं हम आउटर एज ब्रेकअप। आउटर एज ब्रेकअप को यूज करके देखते हैं क्या शो करेगा। कुछ इस टाइप के डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसको और इंक्रीज कर देते हैं, कुछ इस टाइप का शो कर रहा है। विड्थ फ्यूज करके देखते हैं। देन ऐसी सेकंड जो सेगमेंट है इसको भी चेंज करके देखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। मेजर सर्कल्स में चेंज करने पर नीचे के जो सेगमेंट है उसमें मूवमेंट शो कर रही है। इसके अलावा विड्थ फ्यूज करने पर ओके इसके अंदर भी जिगजैग शेप क्रिएट हो गई। कर्ल टाइम मैं इसका
मैनेज करता हूँ, देन प्ले करके देखते हैं। तो अब जो एनिमेशन है हमारे दोनों साइड पे चल रहे हैं, यानी कि इसमें ये जो वेव्स हैं ये आप इनसाइड या फिर आउटसाइड दोनों में ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों के एनिमेशन के जो पैरामीटर है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक काम करके देखता हूँ कि जो पैरामीटर अभी इनसाइड दिए गए हैं वही पैरामीटर मैं आउटसाइड देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि इन दोनों का जो एनिमेशन है वो सिमिलर बन जाए। तो इस टाइम जो पैरामीटर है आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड सेम हो चुके हैं, देन प्ले। तो कोई एनिमल या कोई बैक्टीरिया टाइप का अभी शो कर रहा है यहाँ पर चलता हुआ। तो ये सिर्फ एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है। डिलीट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जिसका नाम है हॉर्स। गाड़ियों में आपने हॉर्स पावर का नाम तो सुना होगा, सो ये उसी टाइप का हॉर्स आप समझो। इसमें सबसे पहले बेस क्रिएट होएगा, देन फिर हाइट क्रिएट होएगी। प्रोस्पेक्टिव व्यू में शो करता हूँ तो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ज्यादातर ये जो कंपोनेंट है वो मशीन्स के अंदर और व्हीकल्स के अंदर ही इस्तेमाल करा जाता है। ज्यादातर वायर्स को कवर करने के लिए या पंप टाइप में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक तरह से जॉइंट या कंट्रोलर की तरह भी वर्क करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी फ्री हॉर्स मैंने क्लिक करा हुआ है, इसे मैं बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट पिक करने के लिए आ रहे हैं, एक आ रहा है पिक टॉप ऑप्शन और एक आ रहा है पिक बॉटम ऑप्शन। तो सैंपल के लिए यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एक स्पेयर ये रहा और एक स्पेयर ये रहा। देन मॉडिफायर में गया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। पिक टू ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद पिक टू बॉटम में सेकंड ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस टाइप का ये ऑप्शन शो करेगा। अब अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं मूव करूं तो देखिए कैसे ये एक जॉइंट की तरह वर्क कर रहा है। इसे अगर मैं रोटेट कर दूं तो उसी की तरह वर्क करेगा। तो इसके देखते हैं और ऑप्शंस। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अभी सिर्फ हमने टॉप और बॉटम ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करा था। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ है 100% जो हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट 100% इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ इसके थ्रू कितनी कंट्रोल करनी है वो हम सेट कर सकते हैं इस अमाउंट को देखकर। इसके बाद आ जाते हैं सेगमेंट्स में। व्यू को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आप कंप्लीटली इसमें होने वाले चेंजेस देख सके। सो इसके अंदर सेगमेंट आ जाता है। देन इसमें स्टार्ट और एंड ऑप्शन दिया गया है फ्लिक्स सेक्शन अनेबल का, कुछ इस टाइप से कि इसके जॉइंट से लेकर कितना डिस्टेंस हमें रखना है। ऐसी एंड ऑप्शन भी दिया गया है। और इसके बाद सर्कल्स, कितने सर्कल्स हमें क्रिएट करने हैं इस ऑब्जेक्ट को बाउंड करने के लिए। देन इसके अलावा इसमें जो डायमीटर है वो इसका कितना रहेगा तो ये आप कंट्रोल कर पाओगे। देन इसके बाद इसमें स्मूथ ऑप्शन भी दिया गया है, ऑल ओवर स्मूथ रखने के लिए या सिर्फ साइड स्मूथ करने के लिए या फिर सेगमेंट स्मूथ करने के लिए या फिर कुछ भी स्मूथ ना करने के लिए। तो स्मूथ ऑल पे क्लिक कर देते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट। इसमें राउंड हॉर्स का डायमीटर दिया गया है जिसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं कि क्या होता है। इससे इस डायमीटर की डेप्थ इंक्रीज हो रही है। देन इसके साइड्स कितने इंक्रीज और डिक्रीज होने चाहिए ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चले जाते हैं रेक्टेंगल हॉर्स में। तो अभी राउंडेड हॉर्स की जगह रेक्टेंगल हॉर्स यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें अब हम रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे शो कर रही है। विड्थ, डेप्थ एंड फिलेट और फिलेट सेगमेंट, देन रोटेशन। तो काफी अच्छा ऑब्जेक्ट ये बन चुका है। अब नेक्स्ट थोड़ा और नीचे जाते हैं। इसके अलावा डी सेक्शन हॉर्स शो कर रहा है। डी सेक्शन हॉर्स के अंदर कुछ इस टाइप की डी शेप आपकी शो करेगी। तो इसके अंदर भी आपको विड्थ, डेप्थ और राउंडेड साइड्स, देन फिलेट अमाउंट और फिलेट सेगमेंट देखने को मिलेंगे। देन इसके अलावा इसमें भी रोटेशन शो करेगा। तो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यही है, काफी सारे ऑप्शन आप इसके अंदर इस्तेमाल कर पा रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लास्ट ऑब्जेक्ट पर। इसका नाम है प्रिज्म। इसे क्रिएट करते हैं। ये कुछ ट्रायंगल की तरह शो कर रहा है। देन इसके बाद ये ट्रायंगल जो है वो स्क्यू में भी जा रहा है और उसके बाद इसमें क्रिएट हो रही है हाइट। तो 3 फेसेस के अंदर ये ऑब्जेक्ट बना है। इनके तीनों एंगल्स की लेंथ को कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर पा रहा है। देन इसके बाद सेकंड की लेंथ और थर्ड लेंथ, इसके बाद हाइट, देन इनके सेगमेंट्स और हाइट सेगमेंट। तो कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट
शो करेगा। तो ओवरऑल हमारे ये सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं खास ऑप्शन के अंदर, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था। इस ऑप्शन को समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल सेट कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने ऑफिस में 3D Max 2014 इस्तेमाल कर रहे हो और आप अपनी बनाई हुई फाइल को घर में इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन आपके पास घर में है 3D Max 2000। तो 3D Max के अंदर क्या होता है कि जो आप अपनी 3D Max की फाइल सेव करते हो 2014 की, तो वो 2014 और उसके बाद के एडिशन में आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3D Max 2014 की फाइल 13 में, 12 में, 10 में या 8 में किसी पुराने एडिशन में चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। तो ऐसे में 3D Max क्या आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि जब आप अपनी किसी भी 2014 की फाइल को सेव करने जाओगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलता है, बट इस फॉर्मेट के राइट में आप देखोगे तो इसमें एक एरो का भी ऑप्शन है, जिसके क्लिक करने पर आपको यहाँ पर 3 ओल्डेस्ट वर्जन की मैक्स फाइल को सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं 3D Max 2014 इस्तेमाल कर रहा हूं तो 14 वर्जन के अलावा 13, 12 और 11 में फाइल सेव कर सकता हूं। ऐसे ही अगर आप 3D Max 2012 यूज कर रहे हो तो उसमें आप 2011, 2010, 2009 और 2008 की फाइल को सेव कर पाओगे। तो जो भी प्रीवियस एडिशन है, कोशिश रखना है कि आपकी 4 प्रीवियस एडिशन से ज्यादा पुराना एडिशन आप ना इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैक्स 2014 की फाइल को 12 में सेव करना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं। डेस्कटॉप पे चले जाता हूं, देन लिख देता हूं इसका नाम क्लास 2 और सेव, देन क्लोज। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी 3D Max लर्निंग के सभी लेसन्स को कंटिन्यूसली देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।